नमस्कार। आज इलेक्ट्रिकल मशीन की सीरीज़ में हम कुछ मशीन्स के बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिकल मशीन में बेसिक क्या क्या होते हैं, क्या क्या टर्म्स होते हैं, क्या क्या फंडामेंटल्स होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं। देखिए, मशीन क्या है। मशीन मतलब कोई भी जिसमें किसी तरह का मूविंग पार्ट हो या कोई मूविंग एलिमेंट हो, तो क्या क्या वो कहीं ना किसी वजह से मूवमेंट कर रहा हो, मैकेनिकल एनर्जी से रिलेटेड हो, तो वो सब चीज़ें मशीन कहलाती है। अब हम यहाँ पे क्या है कि हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल मशीन, तो वह मशीन जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड हो, किसी ना किसी व्यू में इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड हो, वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी इलेक्ट्रिकल मशीन। द मशीन विच आर ऑपरेटेड इन रिलेशन विद इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कॉल्ड इलेक्ट्रिकल मशीन्स। अब जैसे नाम पता चल रहा मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन, अब या तो हो सकता है इनपुट इलेक्ट्रिकल हो, या हो कि आउटपुट इलेक्ट्रिकल हो, या दोनों साइड इलेक्ट्रिक एनर्जी हो सकती है। तो अब उन सब के बारे में देखते हैं। उनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल मशीन्स को क्लासीफाई करते हैं 3 टाइप्स में। तो पहला जो टाइप है वो है ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर में जैसा आपने देखा होगा कि सप्लाई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है और जो लोड लगा होता है वहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। ठीक है, तो जिसके इनपुट और आउटपुट दोनों साइड क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, वो कहलाएगा ट्रांसफॉर्मर। फिर सेकंड जनरेटर। जनरेटर में आपने देखा होगा शादियों वगैरह में कि जनरेटर में क्या होता है कि इनपुट में तो मैकेनिकल एनर्जी होती है, भाई घूमता है वो, और फिर आउटपुट में हमें क्या देता है? वो देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इनपुट में तो क्या है मैकेनिकल एनर्जी और आउटपुट में क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वो कहलाएगा जनरेटर। फिर थर्ड हम देखते हैं मोटर। तो मोटर क्या है? जिसके इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी और आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी हो, तो वो कहलाएगी मोटर। ओके। इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर जिसके इनपुट और आउटपुट दोनों इलेक्ट्रिकल हो। इलेक्ट्रिकल जनरेटर जिसके इनपुट में मैकेनिकल, आउटपुट में इलेक्ट्रिकल हो। इलेक्ट्रिकल मोटर जिसके इनपुट में इलेक्ट्रिकल और आउटपुट में मैकेनिकल हो। वही ये इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया कि क्लासीफाई किया किसी इलेक्ट्रिकल मशीन को 3 टाइप्स में, ट्रांसफॉर्मर, जनरेटर और मोटर। अब देखिए, जो किसी मशीन की जो रेटिंग होती है ना, ठीक है, वो डिपेंड करती है उसके लोड कनेक्ट पे, भाई लोड किस टाइप का कनेक्ट हो रहा है। अब जैसे हमें पता है डीसी जनरेटर है, उसमें क्या होता है कि लोड जो होता है, ठीक है, परफेक्टली यूनिटी पावर फैक्टर का होता है, तो इसलिए जो उसकी रेटिंग दी जाती है वो KW में, किलोवाट में दी जाती है। और ऐसी मशीन्स के जो क्या होते हैं कि ऐसी जनरेटर हो गया या ट्रांसफार्मर हो गया, उसके जो लोड होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली क्या होता है, वो इंडक्टिव नेचर के भी हो सकते हैं, कैपेसिटिव नेचर के भी हो सकती है, या परफेक्टली क्या होता है यूनिटी पावर फैक्टर के भी हो सकते हैं। तो हमें ये नहीं पता, उस एसी जनरेटर या उस ट्रांसफार्मर को ये नहीं पता कि उसके लोड में क्या कनेक्ट होगा। तो हमें ये नहीं पता, तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी यूनिट को हम क्या करते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते, उसका पावर फैक्टर नहीं पता कर सकते, तो हम उसकी यूनिट KW में या किलोवाट में नहीं दे सकते। तो हमें उसकी जो रेटिंग देनी होगी, ठीक है, वो देनी होगी किलोवोल्ट एम्पियर में, क्योंकि हमें क्या होता है कि हमें उसका पावर फैक्टर नहीं पता, cos phi नहीं पता। अगर cos phi पता होता तो हम क्या करते हैं, उसकी रेटिंग KW में दे देते। तो इसीलिए ऐसी मशीन्स, ऐसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो किलोवोल्ट एम्पियर में दी जाती है, और डीसी जनरेटर की रेटिंग KW या किलोवाट में दी जाती है। ओके, अब बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की। मैग्नेटिक फ्लक्स, पहले तो ये आप देखिए कि चुंबक 2 तरीके की होती है। मैग्नेट जो होती है वो 2 टाइप की होती है, एक तो परमानेंट मैग्नेट होती है और एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, यहाँ हम जो मशीन्स में बात करेंगे हम बनाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, ना कि परमानेंट मैग्नेट की बात करेंगे। हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करेंगे, ठीक है। अब जैसे कोई मैग्नेट हो गई, सपोज ये कोई मैग्नेट है, इसमें एक पोल होता है N, दूसरा पोल होता है S। तो जो N पोल है, N पोल से क्या होता है, चुंबकीय बल रेखा S पोल की तरफ जाती है। N पोल से चुंबकीय बल रेखा S पोल की तरफ जाती है। अब क्या होता है कि कोई भी लोहे की वस्तु अगर उसके पास लेके जाएंगे चुंबक के, तो वह उसको आकर्षित करेगी। वो कहाँ तक आकर्षित करेगी? जब हम उसके क्षेत्र में जाते हैं, जब उस चुंबक के क्षेत्र में उस लोहे की चीज़ को लेके जाएंगे तभी तो आकर्षित करेगी। तो उसका क्षेत्र कौन बताएगा? उसके क्षेत्र बताएगा उसके चुंबकीय बल रेखा। ये चुंबकीय बल रेखा, जहाँ तक चुंबकीय बल रेखा है वो उसका पूरा क्षेत्र, उस चुंबक का क्षेत्र है, वहाँ पे वो चीज़ को आकर्षित कर सकती है, ठीक है। तो उन जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली क्या है, इज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, किसके चारों ओर, मैग्नेट के चारों, जो मैग्नेट के चारों चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है ना, उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स या चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम एक फाई, ऐसा कुछ सिंबल होता है, इससे इंडिकेट करते हैं। इसकी यूनिट जो मात्रक होती है वो होती है वेबर, ठीक है।
अब मैंने क्या बताया, मैंने बताया चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को फ्लक्स कहते हैं, लेकिन इसका मात्रक तो वेबर में है। तो अब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को वेबर में कैसे कन्वर्ट करें? तो 1 वेबर बराबर क्या होता है? 1 वेबर बराबर होता है 10⁸ फ्लक्स लाइन्स। अगर सपोज मान लो कि जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या किसी मैग्नेट के अराउंड 10⁻7 है, 10⁸ है, तो इसमें अगर 10⁸ से भाग दोगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी वेबर में, वो आ जाएगी 0.1 वेबर। तो ये आ गया चुंबकीय फ्लक्स वेबर में। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स और लिंक मतलब जुड़ना, भाई फ्लक्स का जुड़ाव, फ्लक्स का युग्म, किसी से फ्लक्स जुड़ रहा हो, ठीक है, फ्लक्स फाई किसी से जुड़ रहा हो तो वो कहलाएगा फ्लक्स लिंकेज। अब किसी भी मशीन में क्या, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहली है फ्लक्स और दूसरी है उसका कंडक्टर, आर्मेचर का कंडक्टर। ओके, फ्लक्स तो हमारे पास है और दूसरा मान लो ये कंडक्टर है, ये है सी कंडक्टर। ओके, अब इन दोनों के बीच में अगर लिंक हो जाए, किसी भी रूप से लिंक हो जाए, लिंक मतलब जुड़ जाए, ये आपस में जुड़ जाए, तो वो क्या कह रहा था, वो कह रहा था फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, जैसे कि मान लो ये एक मैग्नेट है, सपोज ये एक मैग्नेट है, एन पोल एस पोल, ये इसकी चुंबकीय बल रेखा है, ये देखो ये इसकी चुंबकीय बल रेखा है एन से एस की तरफ। ओके, मान लो कि आपने कंडक्टर यहाँ पे रखा, तो क्या ये कंडक्टर फ्लक्स लाइन के पास है या फ्लक्स के पास है? तो क्या ये फ्लक्स से लिंक हो रहा है या फ्लक्स से जुड़ रहा है कि किसी भी माध्यम से? नहीं जुड़ रहा। अगर इसी कंडक्टर को उठा के मैंने अगर यहाँ पे रखा होता तो मैं ये कह सकता यहाँ पे फ्लक्स से लिंक हो रहा है कंडक्टर से। तो यहाँ पे क्या है कि हम ये कह सकते हैं फ्लक्स लिंक हो रहा है, मतलब फ्लक्स लिंकेज है किसके बीच में? फ्लक्स और कंडक्टर के बीच में। ठीक है, तो फ्लक्स लिंकेज क्या कहलाता है? फ्लक्स लिंकेज इंटरेक्शन किसके बीच में? फ्लक्स और कंडक्टर के बीच में या कंडक्टर फ्लक्स के बीच में। ओके, जो फ्लक्स लिंकेज होता है उसको हम लेमडा के सिंबल से इंडिकेट करते हैं, और इसका मतलब लेमडा बराबर क्या होता है? लेमडा बराबर होता है नंबर ऑफ टर्न्स एन इंटू फाई। ओके, नंबर ऑफ टर्न्स एन इंटू फाई, ये होता है फ्लक्स लिंकेज। तो फ्लक्स थ्रू ए कॉइल जो मल्टीप्लाई होता है नंबर ऑफ टर्न्स एन और फ्लक्स फाई से, तो लेमडा फ्लक्स लिंकेज क्या हो गया? एन इंटू फाई। और जिसकी अगर यूनिट देते हैं तो एन नंबर ऑफ टर्न्स की यूनिट क्या हो गई? टर्न, और फ्लक्स की यूनिट क्या हो गई? वेबर। तो लेमडा की यूनिट क्या हो गई? वेबर इंटू टर्न। ओके, फ्लक्स लिंकेज की यूनिट हो गई वेबर इंटू टर्न, ये देखो। अब थर्ड चीज़ हम देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। देखो डेंसिटी क्या होती है? पर यूनिट एरिया में जो वैल्यू होती है वो उसकी डेंसिटी है। जैसे मान लो पीपल्स डेंसिटी कैलकुलेट करनी होती है तो पर यूनिट एरिया किसकी वैल्यू? पीपल्स की पर यूनिट वैल्यू, पीपल्स की पर यूनिट एरिया वैल्यू कहलाती है आपकी पीपल्स डेंसिटी। करंट डेंसिटी देखना तो करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये होता है डेंसिटी। जैसे कि सपोज ये आपकी एक मैग्नेट है, ठीक है, ये एन और ये एस, ये है आपकी मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अभी इस मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इस एरिया की बात कर रहा हूँ, इतने ऐसे एरिया की, मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी है? 2। तो इसकी फ्लक्स डेंसिटी क्या? 2 पर यूनिट एरिया मान लो जो भी है 1 मीटर मान लेते हैं। ओके, अगर मान लो इसी चुंबक की स्ट्रेंथ बढ़ा दी और चुंबक के जो फ्लक्स लाइंस है वो 4 हो गई, ठीक है, तो चुंबक के फ्लक्स क्या हो गया? फ्लक्स भी उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई होगा, 4 बटे यूनिट एरिया तो वही है, तो फ्लक्स डेंसिटी क्या हो गई? 4 पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो ये क्या होता है? फ्लक्स डेंसिटी बताता है उसी एरिया में फ्लक्स की वैल्यू या मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन कितनी है, ये बताएगी आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। चलो डेफिनेशन देखते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है? इज द मैग्नेटिक फ्लक्स किससे पास हो रही है? पर यूनिट एरिया से, और कहाँ से? थ्रू एक मटेरियल के द्वारा। ठीक है, किससे इंडिकेट करते हैं? इसको सिंबल बी से इंडिकेट करते हैं, जिसकी यूनिट है टेस्ला। ठीक है, बी मतलब फ्लक्स पर यूनिट एरिया, फाई। अब इसके फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? वेबर, और एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर होती है, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट क्या होगी? वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब एक लॉ देखते हैं हम, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वो क्या कहलाता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज इक्वल टू इंड्यूस जीएमएफ। देखो किसी भी मशीन के वर्किंग के लिए उसमें फ्लक्स होना आवश्यक है, मैग्नेटिक डोमेन होना आवश्यक है, पहली बात। फिर उसमें फ्लक्स होना आवश्यक है, फ्लक्स लिंक होना आवश्यक है, और जब फ्लक्स लिंक होगा तब उसमें इंड्यूस जीएमएफ आएगा, और जब इसमें इंड्यूस जीएमएफ आएगा तभी वो मशीन अपनी बेसिक वर्किंग कैपेबिलिटी पे आती है। जैसे कि मान लो जनरेटर की तरह वर्क करना या उसको मोटर की तरह, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो है इंड्यूस जीएमएफ। जब उसमें इंड्यूस जीएमएफ आएगा तब वो अपनी वर्क करेगी। ठीक है, तो इंड्यूस जीएमएफ क्या ऐसे आएगा? जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक हो, ठीक है,
ई इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ ई इक्वल टू माइनस डी लेमडा बाई डी टी। तो लेमडा यहाँ पे क्या था, ये था फ्लक्स लिंकेज जिसे हमने रिप्रेजेंट किया था एन इंटू फाई। डिफ्रेंशिएशन में जो कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगी, तो हो जाएगा ई इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ये माइनस जो सिंबल है वो लेंज लॉ के लिए लिया गया है, ठीक है। जहाँ टी है टाइम्स में, एन है नंबर ऑफ टर्न्स, फाई है फ्लक्स इन वेबर्स, और जो इंड्यूस ईएमएफ ई आएगा वो आएगा वोल्ट्स में। अब देखते हैं हम दो तरह के इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ भी दो तरीके के होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। जैसे कैसे, मैंने क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ कब बनेगा, जब आपका फ्लक्स लिंक हो रहा हो। फ्लक्स लिंक हो रहा मतलब फ्लक्स भी हो और कंडक्टर भी हो, ठीक है। अगर मान लो कि आपका कंडक्टर तो यही है, ठीक है, और फ्लक्स आपका कंडक्टर के पास चला जाए तब लिंक कर सकते हैं, या फिर कंडक्टर क्या के फ्लक्स के पास चलाता है तो लिंक हो सकता है, ठीक है। कंडक्टर स्टेशनरी है और फ्लक्स आपका कंडक्टर के पास चला गया, तो जो लिंक हो रहा है और उससे इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है वो कहलाएगा आपका स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ, ES, स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ। और अगर आपका कंडक्टर मूव करके, डायनेमिकली मूव करके फ्लक्स के पास चला गया, तो जो इंड्यूस ईएमएफ आ गया वो आएगा डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ, ओके। ये दो तरह के इंड्यूस ईएमएफ होते हैं। तो यहाँ पे भी ये बताया, स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ मतलब जब कॉइल तो स्टेशनरी है, जो कंडक्टर है कॉइल मतलब ये स्टेशनरी है, किसके रेस्पेक्ट में, फ्लक्स के रेस्पेक्ट में, और आपका फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है, थ्रू टाइम, तो ये कहलाएगा टाइम वेरिंग फ्लक्स। टाइम वेरिंग फ्लक्स मतलब जो ऐसी फ्लक्स होते हैं वो टाइम वेरिंग, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, ठीक है। तो ये है आपका टाइम वेरिंग फ्लक्स, ओके। और इसे हम बोलते हैं जो इंड्यूस ईएमएफ रहेगा वो है स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ। और दूसरा इंड्यूस ईएमएफ है वो है डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ। डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ मतलब यहाँ पे फ्लक्स स्टेशनरी है लेकिन रोटेटिंग या मूविंग कौन है, मूविंग है कंडक्टर। जब कंडक्टर या कोयल मूव कर रही हो, किसके रिलेटिव में, फ्लक्स के रिलेटिव में। फ्लक्स स्टेशनरी है, फ्लक्स स्टेशनरी मतलब फ्लक्स डीसी है, ठीक है। तो ये जो होगा आपका इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पे जो प्रोड्यूस होगा वो होगा डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ। लेकिन अगर मान लो दोनों रिलेटिवली मूव कर रहे हो, तो उस केस में क्या होता है कि जब आपका फ्लक्स भी मूव कर रहा है, ठीक है, और आपकी कोयल भी रोटेटिंग है या कोयल भी मूव कर रही है, ठीक है, उस केस में क्या होता है, आपका स्टैटिक और डायनेमिक दोनों इंड्यूस ईएमएफ होता है। इफ़ द कोयल मूव्स थ्रू टाइम वेरिंग फ्लक्स, मतलब कोयल टाइम वेरिंग फ्लक्स, फ्लक्स भी आपका एसी है, ओके, और कंडक्टर भी रोटेटिंग है, तो दोनों अगर मूव कर रहे हो, कोयल मूव्स थ्रू टाइम वेरिंग फ्लक्स, तो स्टैटिक और डायनेमिक दोनों इंड्यूस ईएमएफ होते हैं उस कोयल के अंदर, ओके। तो चलो आज के लिए सेशन इतना ही रखते हैं, फिर कल नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन के रिगार्डिंग कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स होती हैं। आज हमने थोड़ा सा बेसिक लिया कि आपको ये फिर आइडिया लगता रहे कि भाई ये हमने ये इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, ये इसके रिगार्डिंग। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई रिलेटेड क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।